वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि कराची की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम को कराची में होने वाली हालिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दी गई है और लोड शेडिंग से होने वाले नुकसान से भी आगाह किया गया। इजलास में वजीर आजम को के इलेक्ट्रिक के निर्खों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि कराची की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वसाइल फ्राहम करेगी। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने रवां साल की आखिरी सहमाही में तमीरात से मुतालिक 400 अरब रुपए के मनसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि हुकूमती तारीखी मनसूबा हाउसिंग के शोबे को बदल देगा, जबकि मौसर पॉलिसियों से बेहतरीन सरमायाकारी हो रही है। एक मैकेनिज्म के जरिए आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। शिबली फराज ने कहा कि रवां साल के आखिरी सहमाही में तमीरात से मुतल्लिका 400 अरब रुपए के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। 145 अरब रुपए लागत से घरों और अपार्टमेंट्स की तामीर पर मबनी मनसूबा 20 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत की बहाली और मुआशरे के पसमंदा तबकों का अपने घरों का ख्वाब पूरा करने के लिए पेश नज़र तमीरात के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा बनाने के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी कर दी है। लीगी रहनुमाओं की आमद से पहले पुलिस एहलकारों और लीगी कारकुनान में दहकम पेल भी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है, जबकि दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया। मौजूदा हुकूमत की सियासी असर और रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नवैयत के हैं, जबकि 2018 में इस केस में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया गया। 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल का भी एक सबूत सामने नहीं रखा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मरियम औरंगजेब का कहना है कि कौम देख रही है कि आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। इमरान साहब, आप 10 अरब हर्जाने के मुकदमे में कब पेश होंगे? इमरान खान और इनके मफरूर हवारी अदालतों में कब पेश होंगे? इन्होंने कहा कि इमरान साहब फॉरेन फंडिंग हेलीकॉप्टर का केस कब पेश होंगे? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नैब न्याजी कठ जोड़ किसी मंसूबे में करप्शन कॉकबैक साबित नहीं कर सका, जबकि शहबाज शरीफ के बेगुनाही ही आला अदालतों में साबित हो चुकी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि एक धेले की करप्शन नहीं मिली, लेकिन झूठे इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहे। ज़ाती कारोबार में भी एक करप्शन नहीं मिल सकी, लेकिन इंतकाम का सिलसिला जारी है। खबर यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब की जानिब से के इलेक्ट्रिक की जानिब से हुकूमत से किए गए मुआहदे की मुकम्मल पासदारी ना करने की इंक्वायरी करने की भी हदायत कर दी गई है। इन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने और इसके साथ किए गए मुआहदों की तफसीलात हासिल करने की हदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जासूस गुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई फ्राहम करने की पेशकश कबूल कर ली है। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर गुरु अल दफ्तर खारजा ने पहुंचे और भारतीय और पाकिस्तानी सफारतखाम ने गुलभूषण को फ्राहम की जाने वाली कौंसलर रसाई की तफसीलात तय की हैं। भारत के नाज़िमुल अमूर ने गुलभूषण जाधव से मुलाकात की। कौंसलर रसाई इस्लामाबाद में महफूज मकाम पर दी गई, जबकि
कौंसलर मुलाकात के लिए गुलभूषण की मौजूदगी के मुकाम को भी खुफिया रखा गया। गुलभूषण जाधव की मौजूदगी के मुकाम को सब जेल करार दिया गया है। गुलभूषण कौंसलर मुलाकात में नजर सानी पटिशन पर दस्तखत किए गए हैं। आपको बताएं, तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान में तखरीब कारियों के इतराफ़ कर लिया है। खित्ते के अमन में रुकावट भारत ही है और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फ़ारूकी ने कहा कि भारत ने आलमी अदालत से गुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए राब्ता किया है। इसे 2016 में बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। इसने पाकिस्तान में तखरीब कार्रवाइयों का इतराफ़ भी किया है, जबकि खित्ते के अमन में रुकावट भारत ही है और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहा है। इनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। आलमी बरादरी वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फ़ौज जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रही है, जबकि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन से कश्मीरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लें कुछ कोरोना के हवाले से, तो आपको बताएं, लॉकडाउन के मुस्बत असरात के बाद अमवात में बतदरीज कमी आने लगी है। मज़ीद 40 अफराद जाँ बहक, जबकि मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में 88,539, सिंध में 1,08,913, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, बलूचिस्तान में 11,322, गिलगित बल्तिस्तान में 1,750, जबकि इस्लामाबाद में 14,402 और आज़ाद कश्मीर में 1,771 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबर है सिंध से। आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तोसी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 12 बजे लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तलीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स भी बंद रखे जाएंगे, जबकि रेस्टोरेंट में रात 11 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी, जबकि हफ्ता और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स पर 17% सेल टैक्स आयद करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाज़ जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेल्स टैक्स रूल्स के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, जबकि रूल्स के तहत फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बना रही है और दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स हर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया, जो बदनीयती है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की इलाकाई फॉल्ट के बहाने कराची में बदतरीन गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शदीद गर्मी और हब से शहरी बेहाल हो गए हैं। शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मौसम बेहतर होने के बायस बिजली की डिमांड कम होने और मतलूबा मिकदार में गैस मिलने के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म न हो सका, जबकि शहर के लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है, जिसमें लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची, लियारी, केमाड़ी, गुलशन ममार जैसे इलाके शामिल हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कोरोना वायरस के मरीज तेजी से तंदुरुस्त होने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होने लगी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ अब्दुल वहीद से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से अच्छी खबर यह है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद है उसमें कमी वाक़ई हुई अच्छी खासी, और उनकी जो पॉजिटिविटी की शरह है जो 31 से कम होकर 6 रह गई है,
डेफिनेटली जो अस्पतालों में उसका रश है वो कम हुआ। जिना अस्पताल की क्या सूरत है, जिना अस्पताल के जो शोबा ICU है उसके जो सरबराह हैं प्रोफेसर अशरफ से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा सबसे पहले जिना का इंटरनली कितना पेशेंट बाकी रह गए हैं और किस तरह कम हुए हैं? जी, थैंक यू वेरी मच वहीद। अभी एक चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी एक जो खुशाइंद बात है कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो कम हो गए हैं, काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, और क्रिटिकल पेशेंट जो हमारे पास वेंटिलेटर पे थे उनकी तादाद भी कम हो गई है। यानी वो जो हमारे पास पेशेंट जो तकरीबन 20 के करीब हमारे वेंटिलेटर जो ऑक्यूपाइड थे और हमारा क्रिटिकल यूनिट जिसमें 20 के करीब मरीज़ थे, वो अभी 4 या 5 या 6 7 8 तक इस हद तक आ रहे हैं। लेकिन अभी केसेस आ रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ। तो अगर आवाम SOPs को फॉलो करेगी तो होपफुली इंशाल्लाह हम इसे छुटकारा पा लेंगे। अच्छा सर, नॉर्मली जो फाइटर कहा गया, डॉक्टर्स को कहा गया, मगर टेक्निकली बताइएगा जो ICU में आप थे टेक्निक और जो संजीदा और सीरियस पेशेंट थे उनको आप डील करते रहे, कैसे डील करते थे, अपने आप को कैसे महफूज रखा, जिना अस्पताल समेत म्यू अस्पताल और दीगर अस्पतालों में कैसे पेशेंट को के साथ बिहेव किया गया, ट्रीट किया गया? जी, एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि जितने ये पेशेंट क्रिटिकल थे जो कोविड के, वो फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर देख रहे थे वो एनेस्थीसिया की टीम थी। जो सारे इसमें जो जनरल हॉस्पिटल में, म्यू हॉस्पिटल में, बड़े जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन सब में जो टीम जो फ्रंट पे लीड कर रही थी, जो क्रिटिकल पेशेंट्स को दे रही थी, वो एनेस्थीसिया की टीम थी। तो हमने अपने आप को भी काफ़ी, हालांकि काफ़ी गर्म मौसम में PP किट्स पहन के ड्यूटी करना, वहाँ पे राउंड द क्लॉक उन पेशेंट्स की प्रॉब्लम वेंटिलेटर पे डालना, और वहाँ पे जहाँ पे हम ये काम कर रहे थे वहाँ उस एरिया में भी कितनी बहुत ज़्यादा कोई एयर कंडीशनिंग की सहूलत नहीं थी स्टार्ट में, तो काफ़ी मुश्किल पेश आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी बहुत ही इसको खंदा पेशानी से और इसको बड़े बहुत ही हमने एक जज्बे के साथ इसको एक्सेप्ट किया, और हमने बड़ा बहुत ही इसको एक लगन के साथ काम करके हमने इसकी हमने मरीज़ों को, अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमारे तकरीबन जो क्रिटिकल पेशेंट थे जो हमारे पास ICU में रहे हैं उनकी तादाद 200 से ज़्यादा थी, और जो उसमें जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं वो इंशाल्लाह उसमें जो है ना वो तकरीबन 120 के करीब हमारे जो है ना मरीज़ वो सेहतयाब हुए हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और बाकी दूसरे हॉस्पिटलों में भी एनेस्थीसिया की टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा सर, एक और जहलाना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट चलती रही है, जो डॉक्टर टीका मार के मार दें, ये क्या था, इसमें क्या सच्चाई है, कैसे बात निकली कैसे है, और आप टेंडेंट को कैसे समझाते थे? जी, ये बड़ा बहुत ही आपका ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका एक सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इंजेक्शन था क्या। ये स्टार्ट में जब ये मर्ज़ आई तो एक इंजेक्शन जिसको टुसिलुज़मैब, जिसको एक्टेमरा के नाम से, जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, उसका एक इस्तेमाल, क्योंकि इसमें हर दवाई को तजर्बा किया गया कि नई बीमारी थी तो हर बीमारी का इस पर तजर्बा किया गया, तो वो दवाई भी इसमें इस्तेमाल की गई। अब उस टाइम वही है कि उस इंजेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा दौड़ लगी कि वो इंजेक्शन जो तकरीबन 60 या 70 हज़ार रुपये का था, वो 5 लाख का, 6 लाख का, मतलब जहाँ पे भी किसी का दौर लगा ना वहाँ पे ब्लैक में होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा कि गवर्नमेंट ने वो इंजेक्शन रोक दिए कि जी गवर्नमेंट के ज़रिए वो इंजेक्शन आएंगे, डायरेक्ट परचेज़ ना हो। अब वो इंजेक्शन जो एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ये जो कोरोना के पेशेंट होते हैं ना, इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, इनके लंग्स टोटल ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ये पेशेंट। और दूसरा इसमें साथ जो एक और जो प्रॉब्लम होती है कि इसमें खून जो है वो उनकी नालियों में जम जाता है, जैसे फेफड़ों की नालियों में खून जम जाए। ये मरीज़ बातें करते करते टोटल कोई 10 से 15 मिनट में बिल्कुल कोलैप्स होकर इनकी डेथ हो जाती है। अब अगर उस टाइम वो एक्टेमरा इंजेक्शन जा रहा है या नहीं जा रहा, हम कोशिश करते थे कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा हमें इंसिस्ट किया है कि जी आप जो है एक्टेमरा इंजेक्शन लगाएं, यानी उसके लिए इतनी सिफारिशें, अप्रोच, और लोग प्राइवेट ढूंढ के लेके आते रहे। इंजेक्शन अगर शुरू हुआ है, पेशेंट के अटेंडेंट ने देखा है मरीज़ को कि जी पेशेंट तो बातें कर रहा है, अब उस टाइम गॉड फॉरबिड अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फिनोमेना हो गया, खून की नालियाँ जो है उसमें अगर खून का लोथड़ा जमा हो गया है, तो वो पेशेंट थोड़ी देर में ही कोलैप्स हो गया। अटेंडेंट को बताया कि पेशेंट आपका सीरियस हो गया, तो शोर मच गया, ये कैसे जी पेशेंट अभी तो ठीक ठाक बातें कर रहा था, तो अभी ये क्या हो गया इसको, तो फ़ौरन इसकी डेथ हो गई है। तो शायद ये इंजेक्शन लगा जिसकी वजह से इसकी मरीज़ सर की। इस इंजेक्शन का सर्वाइवल रेट कितना था? इंजेक्शन का देखें, मैं एक चीज़ जो है ना यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं। इसमें प्लाज्मा भी ट्राई किया गया है, एक ये एक्टेमरा इंजेक्शन किया गया है, एक और रेमडेसिविर है जो एंटीवायरल ड्रग है वो इस्तेमाल की गई है, बाकी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ट्राई की गई हैं। तो चूँकि सारी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही थी, हम कुछ नहीं कह सकते कि इस इंजेक्शन का, अभी स्टडीज़ आ रही हैं, लिमिटेड डाटा है, हम इस पर स्टडी कर रहे हैं कि किन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन लगा तो वो बच गए थे, किन को इंजेक्शन नहीं लगा तो वो फिर भी बच गए थे। दूसरी बात यह कि अभी कल ही अगर आपने एक बहुत बड़ी खबर सुनी होगी कि हमारे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर, उनकी डेथ हुई है।
जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं। तो अगर ऐसा कोई इंजेक्शन लगा के मारने वाले जिसके लिए पूरी दुनिया गमगीन है, हम भी बड़े अंदर से हम खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे वो सीनियर एक मतलब वाइस चांसलर एक नाम होता है, यूनिवर्सिटी को लीड करता है, कल उसको यूनिवर्सिटी के फ्लैग में झंडे में उसको लपेट के तो उसकी जो है ना तो उसकी डेड बॉडी को और उसका जनाजा किया गया है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। हमारे कितने डॉक्टर हाफिज़ मकसूद साहब हैं सर्सेज हॉस्पिटल में, मेरे साथ मेरे कुलीग थे। अगर ये इंजेक्शन लगाने वाली बात सही होती, क्या हम डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स भाइयों को इंजेक्शन लगा रहे होते। और मुझे जो बंदा ये कोई इस तरह की बात करता है, मैं कहता हूँ ये हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टरों के बेटे, डॉक्टरों के भाई, उनकी डेथ हुई। आप यूँ करें, ऐसे करें कि हमें बताएं आप अपने भाई को मारने की हमसे क्या कीमत लेते हैं, मैं पे करवाता हूँ। आप अपने बाप को मारने की मुझे बताएं, जितने पैसे मुझे चाहिए मैं अपने भाई को या बाप को मार देता हूँ। इस पर सारे कहते सॉरी सॉरी नहीं, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो एक ना वो इंसानियत की तजलील करने वाली बात है कि वो डॉक्टर इतना जो है मुकद्दस पेशा है, उसको एक ये फजूल किस्म का एक स्टिग्मा लगा के बदनाम किया गया है। तो इसमें कोई ज़रा सारी भी हकीकत नहीं है, सारा सरासर झूठ और बदनाम करने की कोशिश की गई है। थैंक यू जी। प्रोफेसर अशरफ ज़िया, इनका कहना था कि जो मरीज़ हैं उनकी जो रिशव वो भी कम हुई और इसके साथ साथ जो एक तरह की जहलाना बात और सोशल मीडिया पे चल रही थी उसकी इन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद भी किया है और उसमें जो एक्चुअल बात क्या थी उसको भी वाज़ेह किया है जी। के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जबकि बिजली भी गायब हो गई है। सावन में बारिश की जड़ें लग गई। लाहौर में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें बंद रोड, मॉल रोड, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। कई निशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, जबकि शहरी बिजली से महरूम हो गए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।